बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। नमस्कार, सुप्रभात। मैं हूं प्रीति सिंह। आइए शुरुआत करते हैं मुख्य समाचारों के साथ। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाला कश्मीर भारत का अभिन्न अंग। एक दिन अधिकार क्षेत्र में होगा पीओके। 100 दिन के कामकाज पर विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान। कहा, सीमा पार आतंकवाद पर ठोस कार्रवाई करने तक पाकिस्तान के साथ नहीं होगी बातचीत। भारत अमेरिका संबंध हर क्षेत्र में बढ़ रहे हैं आगे। $2030 तक $100 खरब की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को हासिल करने में रक्षा क्षेत्र का होगा बड़ा योगदान। भारतीय रक्षा विनिर्माता संघ के वार्षिक समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का संबोधन। सिर्फ हथियारों का निर्माता ही नहीं बल्कि रक्षा निर्यातक बनने पर भी दिया जोर। अंतरिक्ष में देश के पहले मानव मिशन गगनयान के लिए इसरो और डीआरडीओ ने मिलाया हाथ। मानव केंद्रित प्रणालियां विकसित करने को लेकर सहमति पत्र पर हस्ताक्षर। मिशन के लिए इसरो को सभी जरूरी सहयोग मुहैया कराएगा डीआरडीओ। सीआरपीएफ जवानों को केंद्र का बड़ा तोहफा। गृह मंत्रालय ने सीआरपीएफ से संबंधित कैडर समीक्षा को दी मंजूरी। ग्रुप बी और सी के सिपाही से लेकर इंस्पेक्टर पदों पर तैनात करीब 2,37,000 कर्मियों को मिलेगा फायदा। और मोहाली में टीम इंडिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच दूसरा T20 आज। जीत के इरादे से मैदान पर उतरेंगी दोनों टीमें। धर्मशाला में खेला जाने वाला पहला T20 मैच बारिश की वजह से हो गया था रद्द। आइए खबरों पर विस्तार से नजर डालते हैं। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को आतंकवाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की नसीहत देते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच रिश्ते सुधारने के लिए पाकिस्तान को उसकी जमीन से संचालित की जा रही आतंकी गतिविधियों पर लगाम लगानी होगी। उन्होंने यह भी कहा कि पीओके एक दिन भारत के अधिकार क्षेत्र में होगा। पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर भारत का हिस्सा है और एक दिन भारत में जरूर शामिल होगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मंगलवार को पाकिस्तान को यह स्पष्ट संदेश दे दिया। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने को भारत का आंतरिक मामला बताते हुए विदेश मंत्री ने कहा कि पाकिस्तान का इसे द्विपक्षीय मुद्दा बताना पूरी तरह से गलत है। पाकिस्तान के साथ बातचीत के मसले पर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान आपसी बातचीत को बढ़ावा देने की बात तो करता है, लेकिन सिर्फ अच्छी बातें करने से किसी समस्या का समाधान नहीं निकलता। विदेश मंत्री ने दो टूक शब्दों में कहा कि जब तक पड़ोसी देश आतंकवाद को बढ़ावा देना बंद नहीं करेगा, तब तक उससे कोई बातचीत संभव नहीं है। 370 is not a bilateral issue. 370 is an internal issue. Now, with regard to Pakistan, the issue is not 370. The issue is Pakistan's terrorism. So again, there's no change really, and how can there be? I mean, we must sort of make the world realize, and we do that. I mean, when I go abroad, I always ask other people, saying, show me anywhere else in the world where any country conducts terrorism openly against its neighbor as part of what it considers its foreign policy. So until the terrorism issue, what should come on the table first of all is the terrorism issue. मौका था केंद्र सरकार के 100 दिनों के कामकाज की उपलब्धियों के लेखा जोखा पेश करने का। इस मौके पर विदेश मंत्री ने कहा कि भारत और अमेरिका के रिश्ते में काफी सकारात्मक बदलाव आए हैं और इस वक्त हम तकनीक से लेकर रणनीति के क्षेत्र में काफी करीब हैं। और न सिर्फ भारत बल्कि सुरक्षा परिषद के सभी 5 सदस्यों, उसके अलावा जर्मनी और जापान के साथ भी हमारे रिश्ते काफी मजबूत हुए हैं। अगर भारत और अमेरिका के बीच में या अन्य देशों के बीच में कुछ मामले सामने आते भी हैं तो उन पर आपस में बातचीत हो जाती है। First of all, let me make this point that India-US relations have come a long way. I mean, look today at the quality of the relationship, look at the amount of trade, look at the political comfort, look at the security cooperation, look at the movement of people, whether you look at the business, at students, at research. I mean, there is no facet of the relationship today which hasn't sort of gone upwards really over the last 20 years. And it has gone through
repeated changes of administration. I mean, it was, Democrat, Clinton, then George Bush, then Obama, then Trump, and the trajectory was always upwards. विदेश मंत्री ने कहा कि भारत ने अपनी विदेश नीति में पड़ोसी पहले की नीति पर काफी तत्परता से अमल किया है। G20, G7, ब्रिक्स जैसे सभी बहुपक्षीय मंचों पर भारत ने अपनी विश्वसनीयता को काफी मजबूत बनाया है और विश्व में अपनी गहरी छाप छोड़ी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने साफ शब्दों में कह दिया कि पिछले 100 दिनों में भारत की विदेश नीति ने देश के हितों का ख्याल रखा है और देश के जो लक्ष्य थे उनको पूरा करने का काम किया है, चाहे वो व्यापार का मामला हो या राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित मामला। लेकिन इसके अलावा विदेश नीति ने पूरी दुनिया में भारत की साख बनाने और भारत की आवाज़ को बढ़ाने में भी काम किया है। लेकिन इसके अलावा एक यह भी बात है कि चाहे वो कश्मीर का मुद्दा हो या NRC का मुद्दा, भारत जो चाहता है वह करता है और दुनिया के देशों को इस मामले में भारत के साथ आना होगा। राज्यसभा टेलीविजन के लिए कैमरा पर्सन दुष्मंता के साथ दिल्ली से मैं अखिलेश सुमन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत का लक्ष्य 2030 तक 100 खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने का है और इससे रक्षा क्षेत्र का योगदान महत्वपूर्ण है। कल दिल्ली में भारतीय रक्षा विनिर्माता संघ के वार्षिक समारोह में उन्होंने कहा कि कई कारणों से भारतीय रक्षा उद्योग अतीत में अपनी पूर्ण क्षमता का प्रदर्शन नहीं कर पाया। उन्होंने कहा कि इस वजह से देश आयात किए गए हथियारों पर निर्भर हो गया। रक्षा मंत्री ने कहा कि मेक इन इंडिया पहल के तहत मौजूदा स्थिति को बदलने के लिए कई कदम उठाए गए हैं ताकि भारत विश्व में न सिर्फ हथियारों का बड़ा निर्माता बने बल्कि रक्षा निर्यातक भी बने। उन्होंने कहा कि भारत का जिस तरह का आकार है और दुनिया में जैसी उसकी प्रतिष्ठा है, उसे देखते हुए भारत संप्रभुता की रक्षा और विदेश नीति के लिए आयात किए गए हथियारों पर भरोसा नहीं कर सकता। और हमारी कोशिश तो यह है कि 2032 आते आते भारत की इकोनॉमी की साइज अप्रॉक्सीमेटली $10 ट्रिलियन तक हो जाए। और यदि हम टारगेट को अचीव करना चाहते हैं तो बिना आपके सहयोग के इस टारगेट को अचीव नहीं किया जा सकता। इस ग्राउंड रियलिटी को भी हम अच्छी तरह समझते हैं और इस लक्ष्य की प्राप्ति में इंडियन इकोनॉमी के जिन सेक्टर्स का कंट्रीब्यूशन होगा उसमें डिफेंस सेक्टर का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन होगा। मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत भारत के द्वारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट एवं इनोवेशंस के इंडेवर्स को प्रमोट करने तथा ग्लोबल सप्लाई चेन में अपनी जगह पक्की करने हेतु किए जा रहे इफर्ट्स में डिफेंस सेक्टर का रोल ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि देश की सुरक्षा के साथ किसी भी कीमत पर कोई भी समझौता नहीं किया जाएगा। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार इसी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। दिल्ली में अखिल भारतीय प्रबंधन संघ के 46वें सम्मेलन को संबोधित करते हुए कल उन्होंने ये बात कही। गृहमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता के मन में विश्वास जगाया है कि 21वीं सदी भारत की है। दिल्ली में अखिल भारतीय प्रबंधन संघ के सम्मेलन में मंगलवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सरकार के न्यू इंडिया के सपने में ही महान भारत की परिकल्पना शामिल है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने पिछले 5 सालों में 50 से ज्यादा बड़े फैसले लिए हैं। इन फैसलों ने देश को बदलने और आगे बढ़ाने का काम किया है, जबकि पिछली सरकारें कड़े फैसले लेने से बचती रही थीं। कोई सरकार 30 साल चलती है तो 5 बड़े फैसले ले पाती है, मगर ये सरकार जो नरेंद्र मोदी जी की चली 5 साल चली, इसने 50 से ज्यादा बड़े फैसले लेकर देश को परिवर्तित करने का काम, एक निर्णायक सरकार देने का काम प्रधानमंत्री जी ने किया। 1 रैंक 1 पेंशन, सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक, जनधन अकाउंट, अब 370 और 35 से ट्रिपल तलाक, ढेर सारे ऐसे फैसले लिए जो फैसले लेने के लिए 20-20 साल लगते थे मगर हिम्मत नहीं होती। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक जैसे फैसले के बाद दुनिया का नजरिया भारत की रक्षा नीति को लेकर बदला है। हमारी ताकत और क्षमता को महत्व और सम्मान मिला है। गृह मंत्री ने कहा कि देश की सीमाओं पर किसी तरह का अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और न ही देश की सुरक्षा के साथ कोई भी समझौता होगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, 5 अगस्त से लेकर 17 सितंबर तक
इतना समय हुआ, कश्मीर में एक भी गोली नहीं चलानी पड़ी है, एक भी व्यक्ति का मृत्यु नहीं हुआ है और बिल्कुल शांति के साथ कश्मीर खुला है। हमारी सीमाओं के 1 इंच के भी अतिक्रमण को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारी सेना के एक भी जवान का अगर खून बहता है तो हमारे लिए वो बड़ा महत्वपूर्ण है और एयर स्ट्राइक ने दुनिया में भारत को एक प्रकार की स्वीकृति देने का काम किया। जम्मू कश्मीर को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद से आज तक कश्मीर में एक भी गोली नहीं चलाई गई, कोई जान नहीं गई है। कश्मीर में पूरी तरीके से शांति का माहौल है और आने वाले दिनों में वहां विकास तेजी से रफ्तार पकड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। खबरें जारी हैं, लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। दुनिया के लोग कह रहे हैं कि शायद अगर 3rd वर्ल्ड वॉर कभी होगा तो वो वर्ल्ड विश्व में पानी के लिए होगा। तो आज जिस तरह से पानी का लगातार एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, तमाम राज्यों में पानी का जल संकट हो रहा है। आज 256 जिलों के करीब 1300 ब्लॉकों में वाटर का जो स्टेटा है वो नीचे जा रहा है। इस पे हमने एक मंत्रालय का गठन किया और आने वाले दिनों में इस पे एक अभियान चला करके वाटर कंजर्वेशन का ये मंत्रालय काम करेगा। अंतरिक्ष में देश के पहले मानव मिशन गगनयान के लिए इसरो और डीआरडीओ ने हाथ मिलाया है। इसरो और डीआरडीओ ने गगनयान परियोजना के लिए मानव केंद्रित प्रणालियां विकसित करने को लेकर सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। रक्षा मंत्रालय ने एक विज्ञप्ति में बताया कि डीआरडीओ की ओर से इसरो को मुहैया कराई जाने वाली कुछ महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों में अंतरिक्ष में भोजन संबंधी तकनीक, अंतरिक्ष जाने वाले दल की सेहत पर निगरानी, सर्वाइवल किट, पैराशूट, विकिरण मापन और संरक्षण शामिल है। इस मौके पर डीआरडीओ के अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी ने कहा कि रक्षा अनुप्रयोगों के लिए डीआरडीओ की प्रयोगशालाओं की मौजूदा तकनीकी क्षमताओं को इसरो के मानव अंतरिक्ष मिशन की जरूरतों के हिसाब से ढाला जाएगा। इसरो ने 2022 में देश की स्वतंत्रता के 75 साल पूरे होने से पहले मानव के अंतरिक्ष में पहुंचने की क्षमता प्रदर्शित करने की योजना बनाई है। और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने चंद्रयान 2 के लिए मिले अपार समर्थन के लिए सबको शुक्रिया कहा है। चंद्रयान 2 के लैंडर विक्रम की चंद्रमा पर हार्ड लैंडिंग के बाद भी पूरा देश एक सुर से इसरो की हौसला अफजाई करता रहा। अंतरिक्ष विज्ञान जगत में भारत को गौरवान्वित करने वाले संगठन ने दुनिया भर में बसे भारतीयों के सपनों को साकार करने का भरोसा दिलाया है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी डीआरडीओ ने स्वदेशी रूप से डिजाइन हवा से हवा में मार करने वाले ऑल वेदर अस्त्र मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। 70 किलोमीटर से अधिक की रेंज वाली अस्त्र मिसाइल का परीक्षण सुखोई लड़ाकू विमान से किया गया। अस्त्र अपनी श्रेणी की ऐसी पहली भारतीय मिसाइल है जिसे पूरी तरह से स्वदेश में ही विकसित करने की कोशिश की गई है। मिसाइल का परीक्षण ओडिशा में समुद्र तट से दूर बंगाल की खाड़ी के लिए से किया गया। केंद्र सरकार ने देश की आंतरिक सुरक्षा में अहम भूमिका निभाने वाले सीआरपीएफ के जवानों को बड़ा तोहफा देते हुए उनके कैडर की समीक्षा को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सीआरपीएफ की कैडर रिव्यू पॉलिसी को मंजूरी दी। इसका फायदा सिपाही से लेकर इंस्पेक्टर तक और बी और सी के पदों पर तैनात करीब 2,37,000 कर्मियों को मिलेगा। इस नीति से नए पद सृजित होंगे जिससे उन्हें अगले पद पर जाने का मौका मिलेगा। प्रमोशन मिलने के समय में भी अब 3 से 5 साल की कमी आ जाएगी। सूबेदार मेजर से लेकर इंस्पेक्टर तक के पदों की बात करें तो फिलहाल 6,271 नए पद बनेंगे।
इससे करीब 91% कर्मियों को फायदा होगा। इसी तरह सामान्य ड्यूटी वाले सब इंस्पेक्टर के पदों पर तैनात कर्मियों की पदोन्नति अवसर भी डबल हो जाएंगे। इनके लिए 17,403 नए पद सृजित होंगे। अब नई पॉलिसी लागू होने के बाद एएसआई सामान्य ड्यूटी के पदों पर तैनात कर्मियों के 34% अवसर बढ़ जाएंगे। इसी तरह हवलदारों को भी 40% अधिक प्रमोशन मिलेगा। जब ये लोग ऊपर के पदों पर जाएंगे तो इन्हें जिम्मेदारी का एहसास होगा। सिपाही को भी ये भरोसा रहेगा कि वो जल्द ही इंस्पेक्टर तक के पद पर पहुंच जाएगा। त्योहारों से पहले कर्मचारियों को बड़ी सौगात मिलने वाली है। केंद्रीय श्रम मंत्रालय ने ईपीएफओ के खाता धारकों को 8.65% की दर से ब्याज देने का ऐलान किया है, जिसका फायदा 6 करोड़ से ज्यादा ईपीएफओ के खाता धारकों को मिलेगा। श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने कहा कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के 6 करोड़ से अधिक खाता धारकों को साल 2018-19 के लिए उनकी भविष्य निधि जमा पर 8.65% की दर से ब्याज दिया जाएगा। ईपीएफओ के लिए निर्णय लेने वाले शीर्ष निकाय केंद्रीय न्यासी बोर्ड ने इस साल फरवरी में बीते वित्त वर्ष के लिए 8.65% की दर से ब्याज देने की अनुमति दी थी। बाद में इस प्रस्ताव को वित्त मंत्रालय की मंजूरी के लिए भेजा गया। 2017-18 में ईपीएफ पर 8.55% ब्याज दिया गया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगी। दिल्ली रवाना होने से पहले उन्होंने कोलकाता हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री से होने वाली मुलाकात को शिष्टाचार भेंट बताते हुए कहा कि वो इस दौरान राज्य से जुड़े कई मुद्दों को उनके सामने उठाएंगी। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी की उनकी यात्रा नियमित कामकाज का हिस्सा है। Don't look nice to speak anything before the discussion. It's a courtesy meet. I'm going. It's my routine duty because there is a constitutional obligation in every government. Delhi government, central government is elected government. State government is also elected government. So this is our obligation, social obligation, and constitutional obligation to meet each other to work for the country. बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह झारखंड के संथाल परगना में चुनावी बिगुल फूंकते हुए जामताड़ा से आज मुख्यमंत्री रघुवर दास की जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत करेंगे। ये यात्रा संथाल परगना के सभी विधानसभाओं से होकर गुजरेगी। इस यात्रा के दौरान संथाल के 18 विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री रघुवर दास का जन आशीर्वाद यात्रा रथ पहुंचेगा। बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में 65 सीटों पर विजय का लक्ष्य रखा है। जन आशीर्वाद यात्रा के जरिए बीजेपी संथाल परगना में अपनी पैठ बनाने की कोशिश करेगी। कार्यकर्ताओं के अलावा आम जनता से भी मुख्यमंत्री रूबरू होंगे और बीजेपी के 5 साल के कार्यों का लेखा जोखा आम जनता के बीच रखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली केंद्र की एनडीए सरकार के दूसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरा होने पर बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी ने अपने संसदीय क्षेत्र में किए गए काम का लेखा जोखा पेश किया। इस मौके पर जन कनेक्ट 100 दिन विकास मुमकिन नाम की पुस्तक जारी की गई, जिसका विमोचन बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव भूपेंद्र यादव ने किया। इस पुस्तक में 100 दिनों में दक्षिण दिल्ली संसदीय क्षेत्र में शुरू किए गए विकास कार्यों की जानकारी दी गई। कार्यक्रम में दिल्ली से बीजेपी सांसद गौतम गंभीर, मनोज तिवारी के साथ साथ राज्यसभा सांसद विजय गोयल भी मौजूद रहे। अपने 100 दिन की उपलब्धियों का रखी, लेकिन मैं दक्षिण दिल्ली के सभी कार्यकर्ताओं को बधाई देना चाहूँगा कि एक उपलब्धि ये भी रही कि संसद में जब 370 की बहस चल रही थी तो आपके प्रतिनिधि का भी उस पर जोरदार भाषण हुआ और रमेश जी ने भी अपने पूरे मन से विचार उस दिन संसद में रखे। 100 दिनों की उपलब्धियां हैं, ये केवल 100 दिनों की उपलब्धियां एक पड़ाव है, लेकिन इसकी मंजिल और आगे है। बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन सेवा सप्ताह के रूप में मना रही है और इसी कड़ी में कल पार्टी ने दिल्ली में सेवा सप्ताह कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें राज्यसभा सांसद आर.के. सिन्हा, लोकसभा सांसद रवि किशन के साथ वरिष्ठ पत्रकार राम बहादुर राय भी मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के न्यू इंडिया के सपने को साकार करने के लिए संकल्प और कार्यक्रमों की घोषणा की गई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सभी को अपने जीवन में रामायण के मूल्यों को आत्मसात करके एक आदर्श इंसान बनने का प्रयास करना चाहिए। उन्होंने भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद द्वारा दिल्ली में आयोजित 5वें अंतर्राष्ट्रीय रामायण महोत्सव में कहा कि रामायण सदियों पुरानी भारतीय संस्कृति का खजाना है और दुनिया की सभी समस्याओं का समाधान है।
दिल्ली के कमानी ऑडिटोरियम में मंगलवार को 5वें अंतर्राष्ट्रीय रामायण महोत्सव का शुभारंभ हो गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 3 दिन तक चलने वाले इस महोत्सव का उद्घाटन किया। पहले दिन थाईलैंड के कलाकारों ने रामायण पर आधारित लीला का मंचन किया और रामायण की गौरवमयी गाथा और भारत की स्वर्णिम संस्कृति से रूबरू कराया। इस मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि रामायण भारतीय संस्कृति और आदर्शों को सिखाने वाला ग्रंथ भर नहीं है, बल्कि ये एक संपूर्ण शिक्षा है। शायद ही दुनिया की कोई ऐसी भाषा होगी जिसमें रामायण का भावानुवाद नहीं हुआ होगा। रामायण सिर्फ संस्कृति का उद्घोषणा करने वाला काव्य नहीं है, आदर्श जीवन को समझाने वाला काव्य नहीं है। इसके अंदर कई ऐसे संवाद हैं जो नीति शास्त्र का भी परिचय देते हैं, सुशासन का भी परिचय देते हैं, युद्ध शास्त्र का भी परिचय देते हैं, ज्ञान और विज्ञान का भी परिचय देते हैं। इस महोत्सव में थाईलैंड, त्रिनिदाद, टोबैगो, इंडोनेशिया, कंबोडिया, श्रीलंका, मॉरिशस, बांग्लादेश और फिजी के कलाकार भी हिस्सा ले रहे हैं, जिसमें वो अपने देश में स्थापित रामायण के मूल्यों का प्रदर्शन कर रहे हैं। इस मौके पर भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद विनय सहस्त्रबुद्धे ने कहा कि ये भारतीय संस्कृति को विश्व पटल पर ले जाने का मंच है। रामायण is India's great literary gift to the entire world. It has now practically become a global treasure. Ramayana has everything that has impacted on human lives. It talks about commitment, about integrity, about dedication and sacrifice, and also about aspirations, relationships, and human longings. 19 सितंबर तक दिल्ली में आयोजन के बाद इस उत्सव को लखनऊ में 20 से 22 सितंबर तक और 21 सितंबर को पुणे में आयोजित किया जाएगा। पूरे उत्सव के दौरान देश विदेश के कलाकार रामायण महाकाव्य की सांस्कृतिक व्याख्याओं का प्रदर्शन करेंगे। सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण माने जाने वाले इस अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव की शुरुआत 2015 में की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय रामायण महोत्सव में महाकाव्य के विभिन्न संस्करणों को देखने का मौका मिलता है। भरत सिंह दिवाकर, राज्यसभा टीवी। उत्तराखंड के किसान विद्या दत्त शर्मा के जीवन संघर्ष पर बनाई गई डॉक्यूमेंट्री फिल्म मोती बाग का चयन ऑस्कर अवार्ड के लिए हुआ है। फिल्म का प्रदर्शन ऑस्कर समारोह में अमेरिका के लॉस एंजलिस में किया जाएगा। ये फिल्म केरल में आयोजित इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट्री फिल्म फेस्टिवल में भी पहला स्थान हासिल कर चुकी है। 1 घंटे की फिल्म में किसान विद्या दत्त शर्मा का जीवन संघर्ष दिखाया गया है। और खबर इजराइल से, जहां कल हुए आम चुनाव के लिए मतदान खत्म होने के बाद अब सबकी निगाहें नतीजों पर टिकी हैं। एग्जिट पोल्स में मौजूदा प्रधानमंत्री नेतन्याहू और उनके मुख्य प्रतिद्वंदी बेनी गेंट्स के बीच कड़ा मुकाबला दिख रहा है। ये मतदान ऐसे समय में हुआ है जब अप्रैल में हुए चुनाव के बाद प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू गठबंधन सरकार बनाने में असफल रहे थे। बेंजामिन नेतन्याहू अगर इस बार फिर जीत हासिल कर लेते हैं तो वो 5वीं बार प्रधानमंत्री बनेंगे। बात खेलों की। टीम इंडिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेली जा रही 3 मैचों की T20 सीरीज का दूसरा T20 मैच आज मोहाली के IS बिंद्रा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। दोनों टीमें आज जीत के इरादे से मैदान पर उतरेंगी। दोनों टीमों के बीच मुकाबला आज शाम 7 बजे शुरू होगा। धर्मशाला में सीरीज का पहला मैच बारिश के कारण रद्द हो गया था। अमित पंघाल, मनीष कौशिक, कविंदर सिंह बिष्ट और संजीत सिंह ग्रोहा ने विश्व मुक्केबाजी प्रतियोगिता में अपने अपने वर्गों के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। रूस के एकातेरिनबर्ग में पंघाल ने 52 किलो वर्ग में तुर्की के बातुहान सिफकी को हराया। मनीष कौशिक ने 63 किलो वर्ग में मंगोलिया के शिंजोरिंग बातारसूक और संजीत ने 91 किलो वर्ग में उज्बेकिस्तान के मुक्केबाज को मात दी। कविंदर सिंह बिष्ट ने 57 किलोग्राम वर्ग के मुकाबले में फिनलैंड के खिलाड़ी को हराया। और इसी के साथ फिलहाल सुबह 9 बजे की खबरों में मेरे साथ इतना ही। जाते जाते एक नजर डालिए देश भर में मौसम के हाल पर और ब्रेक के उस पार देखिए ब्रेकफास्ट न्यूज।
नमस्कार।